दोस्तों बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ट नंबर 5 का हम पार्ट बी लेके आ चुके हैं। टेस्ट नंबर 5 का पार्ट बी है और इसमें हम लोग ऑलरेडी 75 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। अब हम यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें 10 क्वेश्चन मैथ के भी आएंगे, तो जो हम आंसर बता देंगे, बाकी आप लोग सॉल्यूशन उसको सॉल्व करिएगा। बाकी आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता देते हैं या गलत होता है तो उसको मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम भी अपडेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। देवदार, फर, अशोक, लॉच और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं, कई पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं व्यापक रूप से। तो ये पौधे जो है जनरली जैरोफैटिक होते हैं। अब जैरोफैटिक का मतलब क्या होता है, बिना जहाँ पे पानी नहीं भी होता है ज़्यादा वहाँ भी ये पौधे उगते हैं, मतलब मरुस्थलीय पौधे कह सकते हैं। इसमें जो होता है बीज नहीं पाया जाता है ये पौधे में, ठीक है। और इसका जो परागण होता है ये वायु परागण द्वारा ये परागण करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म, बिना बीज के। ये बात यहाँ पर रखिएगा, इसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता है, सीड्स नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए प्रयोग करके। तो देखिए पहला है, तो इसका सही जो है क्या हो जाएगा, फल जो होता है अंडाशय, तो 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा है बीज, बीज होगा बीजांड मतलब 1, काष्ठ होगा तना मतलब 3, मंड होगा मंड जो होगा वो हो जाएगा क्या 2 पत्ती। तो इसका सही आंसर होगा 4 1 3 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी होगा। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो नहीं, दोनों रंग तो नहीं प्रदान करते हैं, हाँ। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्च और सेलुलोज, दोनों वास्तविक क्या है, उद्भव है और दोनों एक बहुलक है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, दोनों ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसका जो है अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। स्टार्च और सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सब जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ अभिक्रिया करके गाढ़ा नीला देता है। देखिए ध्यान रखिएगा, स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ मिलकर गाढ़ा नीला रंग प्रदान करेगा, ठीक। उसके बाद वही अगर उल्टा करें हम लोग, सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर कोई रंग नहीं देता है, कोई रंग नहीं देगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है दोनों, यही क्या है, गलत आंसर है, बाकी सब सही है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें, सेलुलोज जो होता है जल में अविलय होता है, सेलुलोज जल में विलय नहीं होगा, लेकिन स्टार्च जो है वो जल में विलय हो जाएगा, जल में घुलनशील हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एंथ्रेक्स क्या है, ये एक वायरस है और इसमें होता क्या है, ये एक वायरस है। जनरली इसको उपयोग जो किया जाता है बायोलॉजिकल वॉर के दौरान ये यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक विष या वायरस है जो कि जैव युद्ध में काम आता है। तो ए का हो गया 4, तो देखिए ए का 4 कहाँ है, पहला ही आंसर छट गया। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। उसके बाद थैलेमेसिया क्या है, एक रोग है। थैलेमेसिया एक रोग है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोषी जीन से उत्पन्न रोग है ये। उसके बाद सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी के माध्यम से क्या होता है, गर्भ जो होता है वो किराए पे लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ट्रांसजेनिक्स क्या होता है, तो ट्रांसजेनिक होता है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान, उसको बोला जाता है ट्रांसजेनिक्स। तो इसका सही आंसर हो गया बी, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो बनता है वो देखिए यहाँ पे जो भी दिया गया है ऑप्शन, उसमें से एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल तथा मीथेन के साथ संघनन से बनता है, मतलब ये 3 का संघनन है। तो पहला कौन है आपका, बेकेलाइट तो है ही, बेकेलाइट होता है और बेकेलाइट का ही जो नाम है IUPAC नाम होता है मिथेनॉल होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, बेकेलाइट संघनन किसका होता है, बेकेलाइट संघनन होता है बेकेलाइट फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल तथा मिथेनॉल के संघनन होता है। 3 चीज़ है, बेकेलाइट फिनॉल,
फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, मिथेनॉल, ये 3 चीज़ का संघनन होता है बेकेलाइट। आगे अगर हम लोग बात करें 81 नंबर, एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में क्या होता है? एड्स एक वायरस जनित बीमारी है। इसमें आरएनए प्लस डीएनए होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, एड्स जिसको भी हो जाता है, एड्स का जो फुल फॉर्म हम लोग अगर बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एचआईवी एक प्रकार का वायरस से होता है और इसमें क्या होता है, इम्यूनी सिस्टम ख़त्म कर देता है, कमज़ोर कर देता है। एचआईवी शरीर में मौजूद जब होता है तो CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और वो नष्ट करने का कार्य करता है, जो कि हमको बीमारी से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो याद रखिएगा, एड्स विषाणु में क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास के अवधारणा से कौन संबंधित है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद दूसरा 84 नंबर भी मैथ का है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर हम बता दे रहे हैं। 84 का है, 84 का ए है। ठीक है, 0। 85 में आइए, 85 का सही आंसर है डी, 10% की कमी। अगला है 86 नंबर, 86 नंबर का है आंसर सी, 3600। 87 नंबर का है बी, 3:4। 88 नंबर का है सी, 88 नंबर का है सी, 60 दिन। 89 नंबर का हो गया सी। अब आइए 90 नंबर पे, 90 नंबर का भी हो गया आपका आंसर सी, 6। उसके बाद 91 का हो गया ए, सॉरी 90 नंबर का डी, 90 नंबर का डी हो गया। 91 नंबर का ए है। उसके बाद आइए 92 नंबर, 92 नंबर का है डी, 3000। और 93 में आ गया फिर से क्वेश्चन। तो चलिए 93 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन है, चुड़िया घाट की पहाड़ी नेपाल में स्थित है। ये पहाड़ी हिस्सा है, किसका हिस्सा है ये? तो चुड़िया पहाड़ी जो है नेपाल में, ये है हिस्सा किसका? तो ये है शिवालिक पहाड़ी, यानी बाह्य हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी है। शिवालिक रेंज हिमालय की नवीनतम रेंज के अंतर्गत आता है। तो ये किसका हो गया? तो ये इसका सही आंसर हो गया शिवालिक रेंज, बी, शिवालिक रेंज का हिस्सा है, सॉरी शिवालिक रेंज का हिस्सा है। फिर से देख लिए, चुड़िया घाट पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। और ये किसका हिस्सा है? तो यह है शिवालिक का हिस्सा। 94 में निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? तो इसमें जो जितने भी देख रहे हैं ये सारे आग्नेय सेल है। ग्रेनाइट, बसाल्ट, ठीक है, ड्यूराइट्स एंड द कैल्साइट्स, ये सारे जो है अग्नेय सेल का चट्टान है। ये पूछ रहा है क्या? नहीं है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए 95 नंबर में आइए। 95 नंबर में कह रहा है, तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फिर से ध्यान से पढ़िए, सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही हो जाएगा 95 का बी, पूर्वी तटीय मैदान जो है उन्मजनित समुद्र तट है। ठीक है, चलिए अगला है 96 नंबर, राजस्थान के उदयपुर में निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो देखिए राजस्थान में तो बहुत सारे खनिज का भंडार है। अगर हम लोग जैसे उदयपुर का बात ले लें तो उदयपुर में सीसा, जस्ता, खनिज आदि पदार्थ मिलते हैं। सीसा भी, जस्ता भी मिलते हैं। तो ये दोनों हो गया, सीसा और जस्ता दोनों मिलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं भाग में अबड़क और ये भी मिलता है। तो उदयपुर का पर्टिकुलर पूछ रहा है, तो सीसा और जस्ता। देश में लगभग 90% से अधिक जस्ता और सीसा का उत्पादन जो होता है राजस्थान में होता है। ठीक है, और जिसमें से सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो उदयपुर में होता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, निम्नलिखित में से किसको प्रमुख पतन के रूप में मंजूरी दी है? तो ये प्रमुख पतन के रूप में जो मंजूरी दी है, ये दी है किसका? बाधवन को। अब देखिए बाधवन क्या है? बाधवन पतन एक क्या है? ये है बंदरगाह है। ठीक है, और जिसको मंजूरी अभी दिया है केंद्र सरकार ने 2021 में। ठीक है, चलिए, और ये क्या है? भू स्वामित्व मॉडल से विकसित किया गया है बंदरगाह। चलिए, और भारत के बड़े बंदरगाह को संघ सूची के लिस्ट के अंतर्गत रखा है।
यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रखा है। 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट, ठीक है। जिसमें कॉन्क्रीट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण दिशा को के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ी है उसको सजाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर है ए, मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा मिसनी पहाड़ी, जो कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में मिसनी पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगर हम लोग यह पहाड़ी पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा पहाड़ी का मिलन स्थान है, मतलब बर्मा में जो पहाड़ी है जिसको म्यांमार बोलते हैं वो, और पूर्वोत्तर हिमालय का मिलन स्थान जो है ये है कौन सा पहाड़ी, तो ये मिसनी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आ जाइए आप नागा की पहाड़ी। तो नागा की पहाड़ी है नागालैंड में, नागालैंड राज्य में है और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। तो सॉरी, इससे पहले एक और पहाड़ी है, ये पटकई बूम की पहाड़ी जो भारत के म्यांमार सीमा पे है और इसके जस्ट मिसनी पहाड़ी के नीचे है। उसके बाद अगर बात करें तो नागालैंड में जो पहाड़ी है नागा पहाड़ी आती है। फिर सबसे नीचे आ जाइए, वो कौन है, मिजो पहाड़ी, जो कि मिजोरम में है। तो सही अगर उत्तर से दक्षिण की नॉर्थ से साउथ की बात करें तो सही मिलान इसका हो जाएगा, पहले आएगा मिसली पहाड़ी जो कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आएगा आपका पटकई बम जो कहाँ पे है, पटकई बम जो है कहाँ, म्यांमार के सीमा पे नागालैंड के पहाड़ी के आसपास है, ये हो जाएगा। फिर नागा पहाड़ी, ये भी नागालैंड के और म्यांमार के बॉर्डर पे है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला है, उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूरब में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए उत्तर बिहार के कुछ मैदान हैं, इसको आपको पश्चिम से पूरब की ओर दर्शाना है, पश्चिम से पूरब की ओर। जब आप पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा कौन आपको, मोतिहारी, मोतिहारी मिलेगा, मोतिहारी का मैदान मिलेगा जो कि कहाँ पे है, ये चंपारण, ईस्ट चंपारण के आसपास के इलाकों को बोलते हैं। फिर और पूरब जाइएगा तो आपको 2 नंबर में क्या मिलेगा, मधुबनी का मैदान मिलेगा। फिर और थोड़ा पूरब जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा आपको सहरसा का मैदान, ठीक है। फिर और थोड़ा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको अररिया का मैदान, अररिया का मैदान मिलेगा। फिर और थोड़ा नीचे जाइएगा तो कटिहार का मैदान मिलेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा 99 का सही आंसर हो जाएगा ई, 3 1 4 2 5। पहले मोतिहारी का मैदान, फिर मधुबनी का मैदान, फिर उसके बाद अगर सहरसा, फिर अररिया, फिर कटिहार का मैदान आता है। तो सही आंसर इसका ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है, इसमें बताना है आपको। तो ये 100 नंबर का जो आंसर है ये है सी, जयपुर में कोई भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है। बाकी कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, कायगा में भी है, नरोरा में है, ये सब जगह नाभिकीय परमाणु संयंत्र है, बाकी एक जयपुर में नहीं है, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर बात करें तो ये तारापुर महाराष्ट्र में खुला था, लगभग कब 1953 के आसपास, ठीक है। अगर आप भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात करें तो ये 1948 में किया गया था। और परमाणु ऊर्जा के जो जनक कहा जाता है इंडिया में, वो किसको, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। और कुछ केंद्र है जो अनुसंधान केंद्र है, जो एक थोड़े से हम बता देते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क जिसको बोलते हैं, वो मुंबई में है। बाकी है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, ये कल्पक्कम तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद है ये उन्नत तकनीकी केंद्र, कहाँ पे, ये इंदौर में है। चलिए नेक्स्ट है आपका 101 नंबर, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है। तो ऊसर मृदा पाई जाती है बिहार के सिवान जिले में, बिहार के सिवान जिले में, ठीक है। और यहाँ पे सिवान जिले में मृदा मुक्तम जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और सिवान में खादर मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। सिवान क्षेत्र में जो बांगर मिट्टी होते हैं जिसको बेलसुंदरी मिट्टी कहा जाता है, जिसमें कंकड़ वगैरह शामिल होता है, इसमें क्या होता है, लाइम कार्बोनेट्स वगैरह पाए जाते हैं। चलिए आगे है 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के प्रॉपर्टी में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम पाया जाता है। तो इसमें जो है, जो पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन कौन से, उच्चतम और निम्नतम। पहले बताना है ज़्यादा वाला, फिर बताना है कम वाला। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, एक बार आप सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन। ये जो है, पहले ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 46% के आसपास।
उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, और सबसे कम जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम। सिलिकॉन दूसरे नंबर पे आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पाने वाली तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और सबसे कम कौन सा है? तो वह है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, भारत में अधिकतम संख्या में चक्रवात कहाँ आता है? तो ये आता है उड़ीसा में, उस ईस्ट कोस्ट उड़ीसा में आता है। नेक्स्ट है स्वरशब्दित तरंग से आप क्या समझते हैं? तो 104 नंबर का आंसर ई है। देखिए, स्वरशब्दित तरंग बेसिकली कहते क्या, ये तरंग उत्पन्न कहाँ पे होता है? ये पृथ्वी के महासागर और वायुमंडल के भीतर, मतलब पृथ्वी के महासागर के नीचे, मतलब पानी के अंदर बेसिकली ये तरंग पाए जाते हैं। इसमें पूछा है कि निचले वायुमंडल परत में? नहीं। अधिक ऊंचाई पे? तो नहीं। केवल कोलियस बल से प्रभावित? नहीं, ऐसा भी नहीं है। समांतर प्रभाव पूर्व से पश्चिम की ओर? नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या है कि जो रेशबी तरंग है ये पाया जाता है महासागर के भीतर, मतलब पानी के नीचे पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 105 नंबर का सही सुमेलित नहीं है, ये है डी। क्या है? परिशुद्ध कृषि, बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रण करना? नहीं, ये नहीं है। परिशुद्ध खेती का मतलब होता है डिजिटली टेक्नोलॉजी यूज करके खेती की जो उत्पादक है या फसल है उसमें वृद्धि करना, मेन ये होता है परिशुद्ध कृषि का मतलब। बाकी सब सही है, ये गलत है। ठीक है, कुछ तकनीकी जो उत्पन्न किया जाता है जिसको रेटिंग बोला जाता है या अपगलन बोला जाता है, ये जूट की खेती में यूज़ किया जाता है। रेटून जो होता है ये गन्ना में यूज़ किया जाता है। पलवाड़ या घास पतवार से ढककर क्या है, नमी को बनाए रखना खेतों में, ये सारे सही है। लेकिन गलत क्या है? परिशुद्ध कृषि जो होता है ये वैज्ञानिक तकनीक या फिर डिजिटली माध्यम से क्या करता है कि जो भी फसल उत्पादकता होता है उसमें वृद्धि करता है, तो उसको कहा जाता है परिशुद्ध कृषि। उसके बाद आ जाइए 106 नंबर में, सिम्पली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सिम्पली पाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अन्नामुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी है। अन्नामुदी चोटी की जो ऊंचाई है ये लगभग है कितने? ये लगभग है 2695 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है, और ये अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दाबेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद आ जाइए आप अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। बाकी अगर बात करें कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो महेंद्रगिरी है जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिम तेंदुआ राज पशु है, तो मतलब किसका राज पशु हिम तेंदुआ है? तो देखिए, हिम तेंदुआ एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी का राज पशु नहीं है। हिम तेंदुआ जो है जितना दिया गया है इससे ज़्यादा का राज पशु है। जैसे हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित लद्दाख, ये दोनों का जो राज पशु है ये क्या है? हिम तेंदुआ ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, ये सब का राज पशु हाथी है। बाकी मणिपुर का राज पशु जो है हिरन है। ठीक, चलिए तो बाकी ये हो गया। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों का जो राज पशु है वो क्या है? हिम तेंदुआ। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। 109 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, बिल्कुल सही। उसके बाद दुरंड लाइन भारत और बांग्लादेश के पास है, नहीं। दुरंड लाइन जो है पहले तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ करता था, लेकिन अब जो वर्तमान में है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो लाइन है उसको कहा जाता है दुरंड लाइन। बाकी सब सही है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है, और ये जो पाक स्ट्रीट जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इसमें सारे सही है, दुरंड लाइन वाला गलत है। ठीक है, अगर दुरंड लाइन की हम लोग बात करें तो ये 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया था कि एक रेखा होगा अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में, और उस टाइम में जो हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ये खींचा गया था दुरंड लाइन।
और दुरंत लाइन भारत अफगानिस्तान के बीच निर्धारित सीमा रेखा है। दुरंत लाइन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन 1914 में बनाया गया था चीन और इंडिया के बीच में। यहाँ पे देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है। एक है LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके किसके बीच है? ये भी भारत और चीन के बीच है। LOC किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। और LOC कब निर्धारित किया गया था? तो 1972 के टाइम में, ठीक है, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है? तो ये है वाणिज्य बैंक, ठीक है, वाणिज्य बैंक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का युग्म सुमेलित नहीं है? तो 111 का सही आंसर हो जाएगा डी। ये नरसिंहा समिति जो है ये उर्वरक कंपनियों का निवेश से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो नरसिम्हा संबंधी बेसिकली था बैंकिंग क्षेत्र को सुधार करने के लिए लाया गया था नरसिम्हा समिति। अब बाकी और हम लोग देख लीजिए यहाँ मालेगाम समिति माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। तारापुर समिति पूंजी खाता से संबंधित है। राजा चेलिया समिति जो था भारत के कर सुधार से समिति मतलब टैक्स रिफॉर्म में लाया गया था। और इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से था, उसको डेवलप करने के लिए बनाया गया था मीरा सेठ समिति। आदिब हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है, ठीक है, इस तरह से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति बनाया गया था किसके लिए? बैंकिंग सेवा को सुधार करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। पढ़ना लिखना अभियान किसे शिक्षित करने के लिए है? तो पढ़ना लिखना अभियान जो है बेसिकली वयस्क व्यक्ति को शिक्षित करने से संबंधित है, क्योंकि इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2030 तक 100% साक्षरता पा ले, ठीक है। इसी के तहत इंडिया सरकार ने क्या किया? पढ़ना लिखना अभियान चालू कराया। अगर हम लोग 2011 की जनगणना का बात करें तो हमारे इंडिया में जो साक्षरता दर था 74.04% दर था। और जिसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है मेल का अगर साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% था। और ये फीमेल की बात करें तो 65.46% था। तो ये 2021 में लॉन्च किया गया पढ़ना लिखना अभियान, ताकि हम लोग 2030 तक 100% साक्षरता या लिटरेसी रेट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। RBI द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संचालन मौद्रिक संचरण में मदद करेगा? ठीक है, तो इसमें से एक से ज़्यादा है। इसका सही आंसर ये है। देख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पे एक बार, इसका आंसर कुछ क्लियर नहीं दिया तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 114 नंबर में आ जाइए। 114 नंबर का लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो ये होता है 100 करोड़ रुपया। 115 नंबर क्वेश्चन है हमारे गांव पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया भी जीविका सदस्य के द्वारा। बैंक हमारे गांव पहल जीविका सदस्य द्वारा क्रियान्वित की जाती है। और जीविका परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़कर उनके परिवारों का समाज और आर्थिक सशक्तिकरण बनाना है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण का दर 5% से अधिक है? देखिए, अगर हम लोग बात करें 2011 जनगणना के अनुसार तो पूरे बिहार में लगभग 11% ही शहरीकरण था। अर्बनाइजेशन जो था 11.3% था, जो अभी हाल ही में बढ़ के आया है कितना? 15.3% है। तो अगर हम लोग बात करें 5% अधिक कहाँ पे है तो ये है कहाँ पे? 116 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये अगर हम लोग समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर का जो है 5% से कम है, ठीक है। बाकी मधेपुरा का भी 5% से कम है। और अगर आगे आते हैं हम लोग कैमूर, इसका भी 5% से कम है। लेकिन नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है इसका शहरीकरण 5% से ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो पटना सबसे ज़्यादा, लगभग 44% लोग शहर में रहते हैं। फिर आता है मुंगेर जिसमें 28% शहर में रहते हैं। फिर आता है नालंदा जिसमें 26% लोग शहर में रहते हैं। और न्यूनतम शहरीकरण जनसंख्याओं की बात करें हम लोग तो समस्तीपुर में ओनली 3.46% लोग ही शहर में रहता है। बाकी फिर उसके बाद बांका आते हैं, फिर उसके बाद मधुबनी आता है, फिर कैमूर आता है। तो कैमूर में लगभग 4% रहता है।
लोग अर्बन में रहते हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? 5% से अधिक शहरी कहाँ पे है शहरीकरण? तो ये है नालंदा में, बाकी जगह 5% से कम है। 117 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाल हृदय योजना शुरू की है और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा, और इसमें जो है इसमें कितना 300 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है इसके लिए। ठीक है, चलिए। फैंटम कैपिटल शब्द डाइस से संबंधित है। तो फैंटम कैपिटल शब्द जो संबंधित है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 119 में आइए। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट के कुल व्यय का आकार क्या है? तो ये देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसको याद कर लीजिए, ये पूछ देता कभी कभी पिछला बजट। अब देखिए नया बजट आने वाला है, इससे क्वेश्चन रहेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी देख के जाना आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए भी पुराना ही बजट ज़्यादा उपयोगी होगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसमें अगर हम लोग बात करें विदेशी के लिए कौन सा नहीं उपलब्ध है, तो ये आंसर है बी, यानी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी के लिए नहीं प्राप्त है। बाकी विधि के समक्ष समानता ये अधिकार प्राप्त है। उसके बाद प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी प्राप्त है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो चूना एवं मिट्टी के जो धारवाड़ क्रम का जो बलथर मिट्टी है इसमें चूना और क्षार दोनों की कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए। 122 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के सेलों में पराइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विंध्याचल में। ठीक है, विंध्याचल का श्रेणी जो रोहतास कैमूर के आसपास जो पहाड़ी है उसमें। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का सी, सीसा पूर्णिया में नहीं मिलता। सीसा जो है मोस्ट ऑफ द सीसा जो आता है राजस्थान से आता है, और बाकी जो देखिए क्वार्टर जो मुंगेर से प्राप्त होता है। बॉक्साइट मिलता है रोहतास से। उसके बाद चौथा नंबर है फेल्सफर मिलता है गया से। तो ये सारे सही है, लेकिन सीसा जो है ये पूर्णिया में नहीं प्राप्त होता। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर हम लोग मैग्नीज की बात करें तो ये प्राप्त किया जाता है पटना से, मुंगेर से, गया से। अबड़क की बात करें तो ये गया, जमुई, बांका, नवादा से प्राप्त होता है। पराइट की बात करें तो अमझौड़ और बंजरी से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा चीनी मिट्टी भागलपुर, वैशाली और मुंगेर से प्राप्त होता है। फिर सोडा की बात करें तो ये सारण, गोपालगंज और सिवान से प्राप्त होता है। डोलोमाइट की बात करें तो रोहतास से। ठीक है, मेनोजाइट की बात करें तो ये मिलता है मुंगेर से। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है। तो नेशनल वाटरवे जो है, नेशनल वाटरवे पहला जो गुजरता है कहाँ से? ये उत्तर प्रदेश के हल्दिया से लेके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेके वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक जाता है। तो ये बिहार से बक्सर से लेके और भागलपुर तक का जो मार्ग है तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत आता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जो लगभग 1620 किलोमीटर दूरी तय करता है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1874 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो धान रोपते समय गीत गाया जाता है, वो गीत का नाम है चौचड़ गीत। ठीक है, चौचड़ गीत कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो महिला का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो है सहरसा में। अगर ओवरऑल भी बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? पूर्णिया में। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है? रोहतास में। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है? तो 128 का आंसर है डी, न्यूनतम जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या कहाँ है? तो ये है आपका
शेखपुरा में, ठीक है, शेखपुरा में। और यहाँ पे है क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है कहाँ पे, तो ये हो जाता है शिवहर में, और फिर आ जाता है कहाँ, अरवल में, और फिर एक नंबर में लास्ट नंबर में आता है लखीसराय, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है तो 129 नंबर में, ठीक है। पहला है जनजाति और दूसरा है जिला। कौन सी जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए कोड़ा जनजाति है कटिहार में पाया जाता है, कोड़ा जनजाति कटिहार में, तो एक का हो गया 2। उमराव जनजाति चंपारण में, तो चंपारण हो गया 1। मुंडा जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, तो ये रोहतास में पाया जाता है, तो ये हो गया 3। और चिरो जनजाति गया में, तो ये हो गया 4। 4 2 3 4, सॉरी 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो इसका सही आंसर हो गया बी। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि देखिए मुंडा जनजाति रोहतास में पाया जाता है, कैमूर में पाया जाता है, बक्सर में पाया जाता है एवं पूर्णिया के क्षेत्र में पाया जाता है। चिरो जनजाति ये भी रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और गया क्षेत्र में पाया जाता है, या यहाँ निवास करते हैं। अगर हम लोग संथाल की बात करें तो संथाल पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, बांका के क्षेत्र में पाया जाता है संथाल जनजाति। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, किस वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, मतलब यह किसे मिला, ये कह सकते 2020 के लिए। तो देखिए अभी तो 2022 आ गया है, तो 2022 को आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप देख लीजिएगा लेटेस्ट वाला किसको मिला है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग 2020 की बात करें तो ये डगलस स्टुअर्ट को मिला था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लेकिन 2022 का आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। दुनिया के सबसे ऊंचा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला 2022 कहाँ शुरू हुआ, तो देखिए पुष्कर मेला हर बार लगता है पुष्कर में, और ये जगह कहाँ पे है, तो ये जगह है राजस्थान में। यहाँ पे ऊंट का मेला लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा, और ये कार्तिक पूर्णिमा मेला, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लग जाता है, जहाँ से देश विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना शुभारंभ किया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, जहाँ पे क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, वर्ष 2030 में एशिया खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वर्ष 2030 में एशिया खेल का आयोजन जो होने जा रहा है वो दोहा कतर में स्टार्ट होने वाला है, 2030 की बात हो रही है। 135 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है ये टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, चर्चित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स किसने लिखा, तो ये लिखा गया है सलमान खुर्शीद के द्वारा, ठीक है। अगर और हम बुक की बात करें, जैसे अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियंका गांधी मोदी प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है, तो ये 2-4 आप लोग याद रखिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से इसे सम्मानित किया गया है, तो ये शरत कमल अजंता जो कि टेनिस का खिलाड़ी है उसको दिया गया है। फिर से देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया है, तो ये दिया गया शरत कमल अजंता जो कि एक टेनिस के प्लेयर हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है, 138 नंबर क्वेश्चन में कहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा, तो भारत का जो स्थान मिला है वो 8वां स्थान मिला है, ठीक है। चलिए, और इसमें अगर हम लोग बात करें पहले 3 में कोई नहीं आया, 1 2 3 नंबर पे कोई नहीं आया, बाकी 4 नंबर पे कौन आया, डेनमार्क आया, डेनमार्क आया। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, किस राज्य सरकार ने केसर हिंद नामक तितली को राज्य तितली घोषित किया है, तो ये है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भी एक तितली की प्रजाति को केसर हिंद नाम दिया है और जिसको राज तितली का दर्जा दिया गया है।
140 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया पीसी मोदी को, पीसी मोदी को किया गया। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये गांव है पोचमपल्ली, तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, संस्कृति और आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है कौन, ये देश कौन सा है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनसेवा ऑनलाइन पोर्टल और जनसंपदा नामक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च की है? तो ये राज्य कौन सा है? हरियाणा। अगला 144 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022, जिसको COP27 के नाम से जानते हैं, भारत की तरफ से किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया है? तो ये किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। 144 का भूपेंद्र यादव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहला पॉड होटल लॉन्च किया है? तो ये है मुंबई सेंट्रल पे स्टार्ट किया गया है पॉड होटल। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने एथलीट और कोच को पहली बार स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है 246, जिसमें कि एथलीट भी शामिल है और कोच भी शामिल है। 148 नंबर क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है 2022 में 552वीं जयंती मनाई गई है गुरु नानक जी की। कब? 2022 में। 149 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो ये की है 2041 तक। 2041 तक इस तरह से विकसित कर दिया जाएगा कि वहाँ पे जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022, जिसको कहा जाता है नेशनल लीगल सर्विस डे 2022, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 9 नवंबर को, जिसमें से कोई नहीं 9 नवंबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर आपको इस कहीं भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी का हो सकता है गलत अगर आंसर किया हो तो वो भी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, फिर सुधार किया जाएगा उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।